मैम। मैम ठीक है सर, नमस्कार। आप ले लीजिए क्लास। जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? ठीक हूँ। एंजॉय कर रहे हैं आप क्लास को? यस सर। देखिए, मेहनत से तैयारी में लगे रहिए। 12 जनवरी का है। कब का बता रहे हैं एग्ज़ाम भाई? 12 फरवरी का। 12 फरवरी। हाँ, 12 फरवरी को आप टारगेट मान के चलिए। तो उस लिहाज से आपको थोड़ा गति बढ़ानी पड़ेगी और सिलेबस अभी काफ़ी वाइड है जिसे कवर किया जाना है। तो आप सब पूरी तन्मयता के साथ तैयारी में लगे रहिए। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे ही फॉर्म भरे जा रहे हैं तो तैयारी करने वालों की संख्या में इजाफा होने की बजाय क्लास में प्रेजेंस कुछ घटती नज़र आ रही है मुझे। आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं क्या? यस सर। या तो ऐसा महसूस कर रहे हैं लोग कि हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा लोगों को। वैसे हम लोग तो अपनी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो अच्छा ट्राई ना करें, है ना। मतलब मेरे साथ मेरी जो पूरी टीम लगी हुई है वो सभी एक से बढ़कर एक साथी आपको मिले हुए हैं और सभी अपना 100% देने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, वो तो हमें कोई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लास में प्रेजेंस कम है कि ज़्यादा है। हमारे लिए तो हमें तो इतना ही बोलना है। स्क्रीन पे एक बच्चा होगा सामने तब भी हम इतना ही बोलेंगे, और 100 होंगे तब भी इतना ही बोलेंगे। ठीक है? तो आप लोग वैसे एंजॉय तो कर रहे हैं ना क्लास में? आनंद तो आप लोगों को आ रहा है ना? यस जी सर। सर, बहुत सर वी आर फुल्ली एंजॉयिंग। चलिए, एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। कानून थोड़ा सा रूखा सूखा सा होता है, इसमें आनंद के साथ पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है ना? और ओके सर। आपका राजदीप सर ने एक जोत चकबंदी अधिनियम तो समाप्त हो चुका है और वो रेंट कंट्रोल एक्ट लेंगे। आज उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अपने शेड्यूल टाइम पे नहीं आ पाए, तो आज वो रेस्ट पे हैं। इसीलिए मैंने उनके जो स्लॉट टाइम उन्हें मिला हुआ है वो मैंने ले लिया। और हमारे बाद इंग्लिश वाले सर आए, ओ सॉरी, आमना मैम आएंगी और फिर इंग्लिश की क्लास होगी। तो आप सभी क्लास ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल मेहनत से लगे रहिए। ठीक है भैया? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा सेक्शन पढ़ा था भाई? सर 230। चैप्टर 12। चैप्टर 12 हमारा शुरू हुआ था और 230 हमारा कंप्लीट हो गया था शायद। ठीक है? तो 231 देखते हैं। ये कह रहा है काउंटर फीटिंग कॉइन। जी, ये कह रहा है हुएवर काउंटर फीट्स और knowingly performs any part of the process of counterfeiting coin shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ठीक है भाई? ये कह रहा है कि जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, दोनों बातें बता दी, या तो पूरा कूटकरण करे या उसके प्रोसेस में आने वाले किसी भाग को। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग सदप, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? आई एम ऑल्सो फैंटास्टिक एज एवर। जी, तो सर कूटकरण से मतलब क्या होता है? कूटकरण कूटकरण का मतलब है, कूटकरण हमने कहाँ पढ़ा है? किस धारा में है कूटकरण? सेक्शन 28। सेक्शन 28 में सर। 28। सेक्शन 28 जो हमारे चैप्टर नंबर 2 की एक धारा है, तो उसको
एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से आपको कूटकरण समझ आ जाएगा। ठीक है ना। कूटकरण का मतलब है कि क्या मतलब है, बुशरा बताएगा बेटा क्या होता है कूटकरण। सर इसका यही है कि कोई चीज है उसको उसके जैसी ही नकल करके बनाना। भाई वाह, बहुत बढ़िया। सर सर नकली है, सेम टू सेम, जैसे नकली बना लेते हैं ना किसी चीज को इस तरीके से ही, उसके बिल्कुल सेम, उससे उसका इंटेंशन भी यही होता है कि सेम बनाए, बिल्कुल नकल और करे। ऐसा लगे कि ये असली है। हाँ, असली जैसा प्रतीत हो, और जिससे किसी को जो है वो क्या किया जा सके, प्रवंचित किया जा सके, कि कोई धोखे में आपसे, जैसे नकली नोट लोग छापते हैं, है ना। ओके। तो वो तो नकली, सर जैसे काउंटरफीट का मतलब ये होता है, और जैसे काउंटर क्लेम वगैरह होते हैं, जैसे कहते हैं काउंटर क्लेम कर दिया उसने, तो इसका भी मतलब वही क्लेम को मतलब वैसे कर देना जैसे नकली, उसका क्या मतलब होगा सर? नहीं, काउंटर क्लेम का मतलब तो ये है कि मान लीजिए आप पर किसी ने दावा किया कि भाई शिखा पे मेरे 100 रुपये चाहिए, है ना, जी सर, हाँ जी। और आपका भी कुछ चाहिए उससे, तो आप काउंटर भी तो करेंगी ना कि भाई मेरे भी तो हैं तेरे ऊपर। अच्छा, काउंटर का हाँ, मतलब एक तरह से उल्टा ही होता है। काउंटर का मतलब जो है वो, काउंटर का मतलब है कि वो दूसरा अपना जो पक्ष रखेगा सामने वाला। एक शब्द इनकाउंटर है, उसे तो आप सब जानते ही हाँ होंगे। जी। क्या होता है इनकाउंटर। काउंटर तो सर जैसे भीड़ में दिखा देते हैं कि मतलब हमें मजबूरी में वो मारना पड़ा, वो हमें मार रहा था इसलिए। एक्शन का रिएक्शन है, सेल्फ डिफेंस। हाँ, एक्चुअली इनकाउंटर जो शब्द है, इनकाउंटर का मतलब है कि मुठभेड़ होना, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, तो इनकाउंटर में आवश्यक नहीं है कि इनकाउंटर में मारा जाएगा तभी इनकाउंटर शब्द आएगा। इनकाउंटर में घायल भी हो सकता है, ठीक है। इनका वैसे हम सामान्यतः शब्दों में ऐसा बोलते हैं कि उसको इनकाउंटर में मार गिराया, मतलब इनकाउंटर मीन्स हम ये मान लेते हैं कि इनकाउंटर कर दिया उसका, तो इनकाउंटर में उसको मारा ही होगा। जरूरी नहीं है इनकाउंटर में। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत से लोगों के घुटने में गोली लगती है पुलिस के साथ मुठभेड़ में। ज्यादातर पैरों में ही मारते हैं, हाँ जी। हाँ, तो वो उन्होंने लेवल बनाए हुए हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना। तो ए ग्रेड वाले की तो छाती में लगेगी, है ना, और बी ग्रेड वाले के नीचे कहीं घुटने में, पंजे में, कहीं ऐसी तरह से उसको घायल होगा वो, मतलब मुठभेड़ में। मतलब ये पुलिस की एक सेट थ्योरी होती है इनकाउंटर में। क्या थ्योरी होती है कि पुलिस पार्टी को मुखबिर खास ने सूचना दी कि कुछ अज्ञात बदमाश जो है वो मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस पार्टी ने जो है चेकिंग शुरू की। तभी पुलिस पार्टी को दिखाई दिया कि 3 लोग एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की पर आ रहे थे। पुलिस को देखकर उन्होंने जो है एकदम सकपका गए और भागना चाहा। जैसे ही पुलिस पार्टी ने उन्हें चेतावनी दी तो उनमें से हथियार निकाल के पुलिस पार्टी पे जो है फायर झोंक दिया, और जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फायर किया। तो उनमें से एक तो घायल हो गया, बाकी 2 अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। इस तरह की एक सेट लैंग्वेज आती है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, अब काउंटर से होते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा लाए आप मुझे, इनकाउंटर सब बतवा दिया, है ना। तो अब आ जाए कुटकरण पे। बैक टू द पवेलियन। जी। यस सर। सिक्के का कूटकरण कह रहा है कि अगर कोई या तो कूटकरण पूरा करेगा, या कूटकरण की किसी प्रक्रिया, मतलब पूरी प्रक्रिया ना अकेला व्यक्ति करके, कुछ लोग मिलकर करें, कुछ हिस्सा किसी ने किया, कुछ हिस्सा किसी ने किया, तब वैसी अवस्था में जो वैसा व्यक्ति जो भी ऐसा कोई कृत्य करेगा उसको 7 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अ पर्सन कमिट्स दिस ऑफेंस who intending to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced
causes a genuine coin to appear like a different coin। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखलाई देने वाला इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए, या यह संभाव्य जानते हुए बनाता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह यह अपराध करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। जी, यस सर। क्या समझ आया एक्सप्लेनेशन से? कौन बताएगा? गुंजन बत्रा इज इन क्लास। गुंजन, जी सर। इसका स्पष्टीकरण क्या कह रहा है बेटा, जरा बताना। सर इसमें ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के से जैसा दिखलाई देने वाला बनाता है, मतलब जैसे हमारा सिक्का है उसका कोई और दूसरा सिक्का है उस तरीके से मतलब दिखाई दे, इस तरीके से बनाता है तो वह अपराध करता है। वह प्रवचना की जाए ये संभावना जानते हुए बनाता है। तो सर इसका मतलब क्या है, एक द्वारा प्रवचना की जाएगी? हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा था आपसे। सेम वो सर सेम बनाना मतलब धोखा देने की आशय से शायद। डिसेप्शन, धोखा देने की है। डिसेप्शन जो वर्ड आया है वो डिसीव से बना है, और डिसीव माने धोखा देना होता है। तो वहाँ इंटेंशन और नॉलेज दोनों है। इंटेंशन भी और नॉलेज भी है दोनों, कि वो चीज बनाए और किसी को ऐसा फील कराए कि वो सेम चीज है। इंटेंशन है धोखा देने का। जरूरी नहीं है कि चीज सेम ही हो, लेकिन जब तक वो आप क्लियर नहीं करते माना जाएगा कि आपने कूटकरण के आशय से ये काम किया। यस, ये बिल्कुल काउंटरफीट जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी बताया गया है कि वहाँ बिल्कुल वो उसके जैसा हूबहू ये आवश्यक नहीं है। इतना जरूरी है कि वो इस लायक हो कि कोई डिसेप्शन में आ जाए, डिसीव, धोखा खा जाए देख के उसको। ठीक है, मतलब सर मिलता जुलता दिखाई देगा उस तरीके। हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने जो नकली नोट होते हैं वो बिल्कुल एकदम डिट्टो थोड़े होते हैं। कुछ ना कुछ उसमें जो एक्सपर्ट होगा वो 1 सेकंड में बता देता है। बैंक वाले 1 सेकंड में पहचान लेते हैं कि ये नकली नोट है। ठीक है ना? जी सर। तो वही कहानी है। लेकिन आम आदमी इतना एक्सपर्ट नहीं होता ना, वो धोखा खा जाता है। ठीक है सर, जैसे आजकल 10 रुपए का नकली सिक्का भी चल रहा है उस तरीके से? नहीं, 10 रुपये का कोई नकली सिक्का नहीं है, ये तो केवल र्यूमर्स फैला हुआ था। 10 रुपये का कोई नकली सिक्का बाजार में कभी उतरा ही नहीं। ठीक है ना? देखिए, ठीक है। नकली सिक्का बनाने में खर्च होता है, और जो नकली नोट बनाने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी छोटा सिक्का या छोटा रुपया नकली नहीं बनाते। वो बनाएंगे 500 का नोट, 2000 का नोट, उसको बनाएंगे नकली। जी। कभी भी 10-20 रुपए के आपको नकली नोट या नकली सिक्के नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मेहनत तो उतनी ही लगनी है और निकलना कुछ है नहीं। भाई, आपका 2000 रुपये का नकली नोट बाजार में उतरेगा तभी तो आपको नकली नोट बनाने वाले को कुछ लाभ होगा। 10 रुपये का सिक्का बनाने में अपनी मेहनत जाया कोई क्यों करेगा? ठीक है। अब ये आईपीसी इस वक्त की बनी हुई है कि जब उस टाइम जो है सिक्कों की भी वैल्यू थी, है ना? यस सर। अब आप सिक्के किसी को देने लगे तो सामने वाला नाक मुंह से ओढ़ लेता है, पहले ही सिक्के लाया है ना? चिल्लर बताते हैं, लेते भी नहीं है। हाँ, अभी एक दिन ना यहाँ फैमिली कोर्ट में, हमारे यहाँ सहारनपुर की जो प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट है वो नरेंद्र कुमार मेरे नाम राशि हैं, और मतलब बाय चांस वो मेरी बिरादरी से बिलोंग भी करते हैं, जाट ही हैं वो भी। तो उनके यहाँ ना जो ये 125 में निर्वाह भत्ता जो दिलवाया जाता है महिला को, जी सर, तो कोई पतिदेव थे। अब वो जो है ना वो कट्टा उसका थैला भर रहे सिक्कों का ला के पटक दिया वहाँ जज साहब के सामने। बोले ये क्या है? बोले जी सिक्के हैं। पति था वो। हाँ, बोला गिनती रहे शाम तक बैठ के से। सर वैसे ज्यादा अब इसका इस्तेमाल मेंटेनेंस के लिए ज्यादा परेशान करने के लिए भी करने लग गए लोग, बाग नाजायज फायदा उठाने लग गए। हाँ, तो जज साहब ने तभी तो उसको डांट पिलाई और पीछे खड़ा कर लिया, कस्टडी में ले लिया उसे कि चल पीछे खड़ा हो जा, तुझे यही मिले सिक्के यहाँ लेके आने के लिए। कहला जी मेरे पास तो यही है। ऐसा है ना,
वहाँ बहुत सारे मामले इतने बिगड़े हुए जाते हैं, वहाँ सुधरा हुआ कोई क्यों जाएगा? दोनों में कहीं ना कहीं मतभेद ही होते हैं, तभी वहाँ मामला। सही बात है। और आप ये महसूस करेंगे कि आजकल फैमिली कोर्ट के सामने सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कोर्ट में है कहीं, तो वो फैमिली कोर्ट के सामने है। और एक दूसरी कोर्ट है सर जहाँ, मैं गई हूँ तो मुझे तो सर ऐसा लगता था कि जैसे केस काउंटर बना हुआ है ये फैमिली कोर्ट। हाँ। आ रहे हैं बस पैसे लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं और पैसे लेकर जा रहे हैं। हाँ वो सर जो है ना हमारे जज साहब, वो थोड़े से उदारवादी हैं पैसा दिलवाने में, ठीक है जी ना? सर। हाँ तभी तो वो पति बेचारा था जो थैला भर के चिल्लड़ लेके आया। उनकी कोर्ट में तो ऐसा माहौल है कि कोई झुट्टो भी किसी को डाल देना कि जी मेरा पति है, तो वो उससे भी पैसा दिलवा देंगे, बोले बाद में देखेंगे पति है कि नहीं है, तो पैसे दे पहले। जी। तो पति को छोड़ना ही पड़ता है, मेंटेनेंस तो बंद ही जाता है चाहे कैसे भी बंधे। हाँ ये तो निश्चित है। तो भैया 232 पे आ जाइए। ये कह रहा है भारतीय सिक्के का कूटकरण। देखिए 231 तो बात कर रहा है सिक्के का कूटकरण, और 232 स्पेशली बात कर रहा है काहे का? काउंटरफिट इंडियन कॉइन। हाँ जी। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का खुला हुआ है माइक, जब बोलना हो तभी खोलें, उसके बाद बंद कर दिया कीजिए प्लीज जी। ये कह रहा है whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting Indian coin shall be punished with imprisonment for life। देखिए लाइफ imprisonment की सजा, ठीक है, और with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यदि कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा या उसके किसी प्रोसेस का हिस्सा बनेगा, है ना, तब उसको कितनी सजा है? मैक्सिमम आजीवन कारावास, और अगर आजीवन कारावास नहीं है तो ऐसी कोई सजा जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर। जी यस सर। देखिए इसकी जो बाकी सेक्शन है वो सब सिंपली है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी नहीं है, तो इनको आप सेल्फ देखिएगा, ठीक है। और इसमें दुष्प्रेरण पढ़ लीजिए। 236 बात कर रहा है भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। तो एक ये दुष्प्रेरण की स्पेशल धारा है अबेटिंग 236। हाँ जी सर। हाँ जी सिंह साहब बोलिए। 229 समझा दीजिएगा एक बार सर। 229 सर। 229 जी सर। 229 नहीं समझे थे हम। 229 तो मैंने छुड़वा दिया था यार। 229 तो यही है कि जो जूरी मेंबर्स होते थे कभी उनका प्रतिरूपण करना, है ना, किसी को फर्जी रूप से बताना कि मैं जूरी मेंबर हूँ, तो वो 229 में आएगा, है ना। अब ये कोई इम्पोर्टेंट इसकी रही नहीं कोई, क्योंकि जूरी खत्म होगी, मामला जूरी। अब देखिए आईपीसी में या हमारे जितने भी लॉ हैं उनमें बहुत सारी धाराएं आपको ऐसी मिलेंगी जो आज के परिदृश्य में कतई भी प्रासंगिक नहीं रही, लेकिन हम ढो रहे हैं उनको। ढो इसलिए रहे हैं कि हमारे जो विधि निर्मातागण हैं, हमारे नेतागण, उनके पास समय ही नहीं है, ठीक है। हरियाणा में है सर एक एग्जांपल फर्जी जज बन के बेल देने की। कहाँ पे? ये धनीराम मित्तल करके एक थे, वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थे। हाँ हाँ। और उन्होंने हाई कोर्ट का एक फर्जी लेटर बना के सर कोर्ट चला दी थी रियल में कोर्ट, और 2500 कुछ लोगों को जमानतें दी थी उन्होंने। हाँ न्यूज में भी आई थी। ऐसे मसले हैरत की बात है कि एक आदमी ने फर्जी जज बन गया वो, जी और जी, उसने बेल दी, 2500 के करीब बेल उसने दी सर। अभी ये तो आप बता रहे हैं, अभी कहाँ जब पहुंचे। अभी दिल्ली का ही केस है, कल परसों का ही पेपर में आ रखा था या मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा, तो उसमें एक थाने में पहुंच गए अपने आप को हाई कोर्ट का जज बताते हुए, निरीक्षण करते हुए, और वहाँ एसएचओ से 5 लाख रुपए की मांग कर दी उन्होंने, ठीक है ना। तो उन्हें डाउट हो गया कि भाई हाई कोर्ट का जज क्यों निरीक्षण पे आएगा, थाने के निरीक्षण पे, वो भी उसका कोई मतलब नहीं है थाने से, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बताना एक अलग बात है, लेकिन सर एक फर्जी कोर्ट बना के हाँ, ऑर्डर और ये सब कुछ कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है जी, बिल्कुल, ये तो है ही। भारत में एक से एक पड़ा है भाई कलाकार। या हाई कोर्ट का इतना रौब है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो हिम्मत नहीं करते कि उनके ऑर्डर को एक बार चेक भी कर लें।
हाँ, लेकिन अब ये व्यवस्थाएं सब चूंकि ऑनलाइन हो गई है ना, अब तो सब वो क्रॉस चेक होता है। अब जो भी ऑर्डर आता है वो पहले कंप्यूटर सेक्शन में जाता है, वहाँ कंप्यूटर सेक्शन पे उसको क्रॉस चेक किया जाता है ना, और तब उसके बाद नहीं, वो अपॉइंटमेंट लेटर था शायद इसलिए ना किया हो, मतलब बहुत ज्यादा पुराना मामला नहीं है, कुछ ही साल पहला मामला है। हाँ, ये तब का मामला है जब ऑनलाइन का इतना प्रचलन नहीं हुआ था। अब तो सब ऑर्डर जो है अपलोड होते हैं और उनका यहाँ पर जब हमारे यहाँ अभी 2-3 साल पहले का ही मामला है वैसे, मेरे को जहाँ तक याद है। ना 2-3 साल पहला नहीं है बता रही मैडम, हैं आप। 2-3 साल से तो ज़्यादा है पुराना। 2-3 साल पहले तो हम ये कोरोना 4-5 से साल जूझ रहे पुराना थे। नहीं है सर, हैं 4-5 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, अभी जल्दी का ये चलो देख लीजिएगा। में छपा था सर ये खूब। हाँ, तो 236 देख लीजिए। सीआरपीसी कौन पढ़ाएगा? हाँ जी, सीआरपीसी कौन पढ़ाएंगे सर हमें? अरे जो भी पढ़ाएंगे अच्छे ही व्यक्ति पढ़ाएंगे, इसकी टेंशन में मत पड़ो कि कौन पढ़ाएंगे, कंटेंट पे ध्यान दो। बताया था आमना मैम पढ़ाएंगे। सर ही पढ़ाएंगे सीआरपीसी भी। आप लोग धैर्य रखें, आपके सारे सिलेबस को हम पूरा कराने का, वजह जो नोट पे लिखा होता है ना, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो इसी प्रकार आपका सिलेबस यहाँ हम लोग कंप्लीट कराने का वचन देते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए बस। सर बहुत थैंक यू सर। तो डोंट टेक टेंशन के कौन पढ़ाएगा। आप एक बात बताओ, मेरी टीम में जितने भी हमारे साथी हैं वो सब अपना 100% आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप किसी पर भी उंगली नहीं रख सकते कि वो सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे या वो मैडम अच्छा नहीं पढ़ा रही, है ना। यस सर, नहीं सर, सब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो बी एश्योर, प्लीज़ बी एश्योर कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और सीआरपीसी जो भी पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊँ, राजदीप सर पढ़ाएं या आमना मैम पढ़ाएं या मैं कोई नया चेहरा इंट्रोड्यूस कर दूं, कुछ पता नहीं है, ठीक है। सर आप पढ़ाइए, आमना मैम पढ़ाए। हाँ, नहीं यस सर। हाँ, या सर आप ले लीजिएगा या फिर सही है अपना मैम ले लेगी। यस सर, यस आईपीसी के सर। लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहती है? देखो, आईपीसी में मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी बहुत अच्छे हैं। सर मेरे पास बीएल वोविल हैं, वोविल साहब। वावेल साहब भी लाजवाब हैं, है ना, बसंतीलाल वावेल। जी सर। हाँ, बीएल वावेल बढ़िया हैं और मिश्रा जी भी बढ़िया हैं। बाकी आपका सर्वप्रथम जो प्रयास होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपका बेरेक्ट पे कमांड। सारी किताबें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपका बेरेक्ट मजबूत होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बेरेक्ट पे कमांड कर ली तो फिर आपको जो किताबें हैं ना, वो किताबें पढ़ने में आनंद ही तब आएगा। पता लगा आपका बेरेक्ट तो वीक है और किताब आप मोटी मोटी लेके बैठ गए तो पहले डर जाओगे, है ना। सर बेरेक्ट किस राइटर की सबसे बेस्ट रहती है? बेरेक्ट ये आपका सीएलए और यूनिवर्सल, ये नहीं होगा भाई। सीएलए यूनिवर्सल दोनों अच्छे हैं। सीएलए बेस्ट है सर। हाँ, जुडिशरी के हिसाब से एम्बिशन कैसा है? क्या क्या बोल रहे हो? बेरेक्ट एम्बिशन के एम्बिशन देखो, मैंने पढ़ा नहीं एम्बिशन का बेरेक्ट कभी, तो मैं उसके बारे में मैं बिना पढ़े कोई गलत व्याख्या कर दूं या किसी पे आक्षेप लगा दूं, ऐसी मेरी मतलब मेरा क्या बोलते हैं उसको, मेरा स्वभाव नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने एम्बिशन का बेरेक्ट पढ़ा ही नहीं है तो उसके बारे में मैं क्या ख़राब बताऊं, क्या अच्छा बताऊं। सर मुझे लगता मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि अगर तुम्हें एकेडमिक्स पर कुछ भी चाहिए हाँ तो यूनिवर्सिटी के ले लो, हाँ नहीं एम्बिशन ले लो अगर, और वैसे चाहिए कि कुछ प्रैक्टिस वगैरह के लिए तो यूनिवर्सिटी ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी क्लास का टाइम जो चेंज हुआ है वो डिस्कशन में ही जाएगा शायद, मुझे लग रहा है पूरा टाइम, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप कंटिन्यू कर दीजिए। आप डिस्कस कंटिन्यू करें प्लीज। दीजिए बस बात। आप डिस्कशन ही करना चाहते हैं तो आई एम रेडी फॉर डिस्कशन ऑल्सो, है ना। नो सर, सर पढ़ाए बस। नहीं, डिस्कशन में भी आपको ज्ञान की ही बातें मिलेंगी। नहीं सर मिलेगी तो असल में थोड़ा, सर आपको पता है 12 फरवरी आई हुई है डेट, तो हमें भी थोड़ा लगता है कि हम पढ़े ज्यादा से ज्यादा। हाँ, पढ़ाई पे तो आप पूरा फोकस कीजिए, ठीक है। तो 236 देख लेते हैं। ये कह रहा है अबेटिंग इन इंडिया द काउंटर फिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन
whoever being within India abets the counterfeiting of coin out of India shall be punished in the same manner as if he abetted the counterfeiting of such coin within India। क्या समझे बाबा? ये कह रहा है जो कोई भारत में होते हुए भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण भारत में ही किया हो। ठीक है? यस सर। इज दैट क्लियर? ओके सर। और ये 232 में भारतीय सिक्के का कूटकरण 232 में है और 236 में बात कर रहा है भारत से बाहर की बात कर रहा है। ठीक? और 231 सिक्के के कूटकरण की बात कर रहा है। तो यहाँ वो 231 या 232 ही अप्लाई हो जाएगा। समझ आया कुछ? जी सर। जी। अब नेक्स्ट जो सेक्शन देखना है वो देखना है 242। 242 पे आ जाइए। ये कह रहा है possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof। ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति सिक्के को अपने कब्जे में लेते समय जानता था कि ये सिक्का कूटकरत है तो उसकी सज़ा 242 निर्धारित कर रहा है। वो कह रहा है whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed is in possession of counterfeit coin having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति ये जानते बूझते सिक्के को अपने कब्जे में लेगा कि वो सिक्का कैसा है, काउंटरफिटेड है, तब उसको कितनी सज़ा दी जाएगी भैया? 3 साल की सज़ा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। देखिए मेरे बैरेक्ट में मिस प्रिंट है, आप भी देख लीजिए कहीं आपके बैरेक्ट में मिस प्रिंट तो नहीं है। ये कह रहा है उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह भारतीय सिक्के की कूटकृति है। यहाँ भारतीय सिक्के की बात नहीं हो रही, केवल सिक्के की बात हो रही है। तो भारतीय शब्द ये एक्स्ट्रा मेरे बैरेक्ट में है, आप भी चेक कर लीजिए, कई बार मिस प्रिंट हो जाता है। तो अगर ऐसा हमारे में तो नहीं है, मेरे में तो नहीं है। हाँ तो देख लीजिए। में भी नहीं है सर, हाँ, कूटकृत सिर्फ लिखा है। हाँ तो अगर किसी के में है तो उसे भारतीय शब्द को हटा दीजिए वहाँ से। ऐसा हो सकता है ना कि मेरे वाले लोट वाला ही बैरेक्ट किसी के पास हो, इट माइट बी। ठीक है? और 243 बात करता है भारतीय सिक्के के बारे में। 243 कह रहा है possession of Indian coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof। तो यहाँ 243 में भारतीय सिक्के की बात कर रहा है, सेम वही सेक्शन जो 242 है, यहाँ 243 में भारतीय सिक्के की बात कर रहा है। यहाँ सज़ा का मापमान बढ़ जाता है, यहाँ 3 वर्ष के स्थान पे 7 वर्ष की सज़ा के लिए लायबिलिटी हो जाती है उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के कब्जे से ऐसा सिक्का मिलता है। ये इसकी शर्त क्या है कि वो कपटपूर्वक उसने अपने कब्जे में रखा हो, कपट करने के इरादे से रखा हो, जानते बूझते रखा हो। 243 समझ आ गया भाई? कोई दिक्कत किसी किस्म की? यस सर। देखिए जब भी आप बैरेक्ट की रीडिंग करें तो बाइलिंगुअल ही करें। आपके पास सभी के पास बैरेक्ट जो है वो बाइलिंगुअल होंगे, है ना सर? 243 में जो दंडित किया जाएगा तो उसमें जुर्माने कितना लगता है? जैसे कि सर जहाँ जुर्माना नहीं बताया जाता वहाँ सेक्शन 363 अप्लाई हो जाती है। मैं कल की क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि यदि किसी धारा में सेक्शन में खुला हुआ जुर्माना है फिर तो खुले हुए जुर्माने पे चलेगी कोर्ट, और जहाँ जुर्माना केवल जुर्माना शब्द लिखा हुआ है तो 63 अप्लाई हो जाएगा। और 63 में क्या बताया था? 63 में कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कितना जुर्माना लगाए, और वहाँ सेक्शन 63 में कोर्ट को खुली छूट दे रखी है कानून ने कि वो जितना चाहे उतना जुर्माना लगा सकती है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड है बट शुड नॉट बी एक्सेसिव। ठीक है भैया? ओके सर। हाँ ओके सर। तो जहाँ केवल जुर्माना शब्द है तो उसको 63 से कोरिलेट कर लिया कीजिए आप।
तो वहाँ आप जब जज बन जाएंगे आपके हाथ में कलम आ जाएगी, और जहाँ जुर्माना नहीं लिखा हुआ है फिर आपकी मर्जी है, आप जितना चाहें उतना जुर्माना लगाएं, लेकिन फिर आपको ध्यान ये भी रखना है कि जिस पे जुर्माना लगा रहे हो कहीं बेचारे की लुंगी भी ना बिक जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सीआरपीसी 28-29 भी तो है सर, सीआरपीसी 28-29 भी तो है जुर्माने पर। क्या? सीआरपीसी 28-29। हाँ, उसमें क्या है राजा राम जी, बताइए थोड़ा। जी सर जुर्माने के बारे में है ना उसमें भी। हाँ, नहीं वो जुर्माने की रकम के बारे में बात हो रही है ना। अजय भाई का सवाल आया था, वो पूछ रहे थे कि सर हाँ यहाँ जुर्माना लिखा नहीं हुआ तो कितना जुर्माना लगाएगा, तो हमने सिर्फ इतना नहीं तो बताया। जैसे वहाँ फर्स्ट क्लास है तो 10,000, सेकेंड क्लास है तो 5,000, और जो है असीमित है। हाँ एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, उसकी हैसियत के अनुसार होना चाहिए। बस 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 वो एक्सेसिव ना हो, ठीक है। हमारे यहाँ एक जज साहब ने लगाया था एक्सेसिव जुर्माना। इसमें भी इतने ही है ना। एक जज साहब हमारे यहाँ थे, पुराना मामला है उस टाइम, मतलब कि आज से आप ये मान के चलिए कि 2005-06 की बात है, तब हम जूनियरशिप में हुआ करते थे। तो वो जज साहब जो है उनकी कोर्ट में केस था, तो कोर्ट में केस जो है वो टोटल हॉस्टाइल विटनेस था मामला। तो हॉस्टाइल विटनेस में नॉर्मली जब कोई एविडेंस नहीं आती है तो एविडेंस ना आने की वजह से क्या होगा, नॉर्मली कोर्ट बरी कर देती है। तो वहाँ एक वकील साहब होते थे, उन्होंने क्या किया, पार्टी से जज साहब के नाम के कुछ ले लिए, रुपए 2 रुपए सिक्के, मतलब जो भी व्हाट्सएवर। तो अब जज साहब पे सिफारिश भी लगवा दी किसी की, और जज साहब तक ये जंगल में आग की तरह बात फैलती है कोर्ट के अंदर। तो वो जो बात थी डीलिंग वाली बात, वो जज साहब पे भी पहुंच गई घूमते घुमाते कि सर आपके नाम का चूरण ले रखा है और दे रहे नहीं आपको। तो 6 मुलजिम उसमें होते थे, और 15 साल पहले भाई साहब पर हेड 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। 6 दूनी 12 लाख का तो जुर्माना लगाया था और आजीवन कारावास दी थी, ठीक है। तो मतलब उस टाइम के हिसाब से वो एक्सेसिव ही जुर्माना था, लेकिन जुर्माना लगाया तो लगाया, अब कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो हो गया, है ना। इज दैट क्लियर? वो थे इस लायक की 12 लाख भर दिए होंगे उन्होंने। हाँ बिल्कुल भर दिए थे भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कोर्ट में कॉस्ट लगती है कि मतलब अगर हम किसी चीज को कंप्लाई नहीं करते हैं, कुछ भी टाइम वेस्ट कर देते हैं कोर्ट का, तो कोर्ट तो कॉस्ट लगाती है, तो क्या वो एडवोकेट पे करते हैं या फिर पार्टी पे करती है उसे? एडवोकेट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है हमारा, लेने लेने का काम है, हम पे करने वाले नहीं है ना। ठीक है सर। हमारे गुरु ने बताया था हमें, जब एलएलबी हम कर रहे थे तो फाइनल ईयर में बताया था कि बेटा आपका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है तो देना नहीं है कभी, ला ही ला रखना है बस, ला। तो जो जो कॉस्ट होगी वो पे पार्टी करेंगी, ठीक है ना। ओके सर। हाँ तो पिक्चर आई थी सर जॉली एलएलबी में भी, तो वो 2 में वो कहता ना कि बेटा वो वकील ही क्या जो पैसे लौटा दे, वकील नहीं होता बेटा वो वकील ही क्या जो पैसे लौटाते हैं ना। हाँ लेकिन फिर भी अपना सही है। हाँ चलिए अब आ जाइए 255 पे आ जाइए। बीच की जो धाराएं हैं ये स्किप करा रहा हूँ, इन्हें आप सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। और यहाँ 255 पे आ जाइए। ये बात कर रहा है काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। स्टाम्प तो आप सभी लोग जानते होंगे स्टाम्प क्या होता है। जी सर। ठीक है ना। तो स्टाम्प का कूटकरण यानी कि नकली स्टाम्प बनाना, इस धारा के आते ही आपके दिमाग में कोई नाम कौन था, कोई दिमाग में नाम चला कोई? नहीं चला सर। इस पे तो एक केस ला सर। कौन सा? अब्दुल करीम भारत सर। अब्दुल करीम तेलगी। जी सर जी सर है ना। हाँ तो स्टाम्प कोटा। हाँ
वो एक्चुअली क्या था, अब्दुल करीम तेलगी जो था वो एक कबाड़ी था, ठीक है। और गवर्नमेंट प्रेस जहाँ ये स्टाम्प बनते थे, तो वहाँ से उसने क्या किया, वहाँ से जो पुरानी कबाड़ मशीनें थी स्टाम्प की, वो कबाड़ मशीनें उसने स्क्रैप के तौर पे खरीदी, ठीक। और स्क्रैप के तौर पे तो वहाँ वो जब देते हैं तो वो डिसमेंटल करके देते हैं। डिसमेंटल आप समझ रहे हैं जी क्या? जी सर। उसमें काम के लायक नहीं छोड़ा जाता। हाँ, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जी सर। तो ऐसी मशीनों के भी वो टुकड़े कर देते हैं कि जिससे कोई व्यक्ति इसको यूज ना कर ले। हाँ, अब अब्दुल करीम तेलगी के कोई मिस्त्री भी होंगे दोस्त, जो कबाड़ी मिस्त्री ये सब एक ही लेवल के होते हैं ना लोग, तो उन्होंने बुला बुलू के उनको सेट कर लिया फिर ला के, और सेट करके उन्होंने भारत सरकार के स्टाम्प बनाने जो शुरू किए, अरबों खरबों रुपए के स्टाम्प छाप मारे भाइयों ने, ठीक है ना। तो अब्दुल करीम तेलगी का केस है इस पे बहुत महत्वपूर्ण। अब ये कह रहा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, ये कह रहा है whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any stamp issued by government for the purpose of revenue shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ठीक है। जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि अ पर्सन कमिट्स दिस ऑफेंस हु काउंटरफीट्स बाय कॉजिंग अ जेन्युइन स्टाम्प ऑफ वन डिनोमिनेशन टू अपीयर लाइक अ जेन्युइन स्टाम्प ऑफ ए डिफरेंट डिनोमिनेशन। वह व्यक्ति इस अपराध को करता है जो कि एक अभिमान के किसी असली स्टाम्प का भिन्न अभिमान के असली स्टाम्प के समान दिखाई देने वाला बनाकर कूटकरण करता है। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। देखिए, सरकारी स्टाम्प तो आप समझ गए होंगे ना, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं क्लास में। यस सर। राजस्व की गवर्नमेंट जो फीस होती है वो स्टाम्प के थ्रू जाती है। हाँ, ठीक है। आपने स्टाम्प जो पोस्टल स्टाम्प भी होते हैं, कोर्ट फीस स्टाम्प भी होते हैं, तो वो सब उनका मकसद क्या होता है कि जो सरकार का राजस्व बढ़ता रहे। राजस्व में जाएगा ना जो पैसा, भाई हमारा स्टाम्प कहाँ से मिलता है? स्टाम्प वेंडर से मिलता है। और स्टाम्प वेंडर कहाँ से स्टाम्प लाता है? ट्रेजरी से सर। ट्रेजरी से लाता है, ठीक है। हालांकि अभी ये ट्रेजरी वाला फंडा भी अब धीरे धीरे सब ऑनलाइन होता जा रहा है। अब तो ऑनलाइन स्टाम्प वाले बैठ के कोर्ट के अंदर जाओ, पेमेंट करो, वो आपको तत्काल प्रभाव से उतनी धनराशि का एक कागज़ निकाल के दे देंगे। हालांकि वो मज़ा नहीं रहा। पहले जब बेनामे में मोटे मोटे स्टाम्प लगते थे तो उसे देख के भी मन लगता था। अब जब कितने लाख का हो, एक जरा सा वो टुच्चा सा कागज़ निकाल के दे दें, बोले ले जाओ इसे। बेनामे की खूबसूरती भी ख़राब कर दी। मोटे कागज हाँ, उसकी वो जो स्टाम्प था उसकी जो है पेपर भी बड़ा बहुत साउंड सा पेपर होता था। अब वो एक दे देंगे निकाल के तो। और सर अब पेपर भी नॉर्मल सा ही रहता है, पहले स्टाम्प। अरे पेपर भी नॉर्मल रहता है। और फिर जो आपको एक बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी और रखनी चाहिए कि आपको ये जो पुराने हमारे बेनामे पड़े हुए हैं 50-50 साल पुराने, तो उनका स्टाम्प आज भी आपको जुगा तो नज़र आएगा। और जो ये अब हम स्टाम्प पे बेनामे करा रहे हैं ना, ये जो ऑनलाइन निकलवा रहे हैं हम प्रिंट आउट, ये हो सकता है 2-4 साल बाद इनकी इंक उड़ जाए। सर दिस इज ई स्टाम्प ना? हाँ, ई स्टाम्प। यस मैम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। आमना मैम आ गई है, वेलकम कीजिए उनका और क्लास एंजॉय कीजिए।
मेरी क्लास Good evening, ma'am. समापन मैं यही करता हूँ। Thank you, sir. Thank you very much to give me this opportunity. मोस्ट Because वेलकम, of you, I am here. मोस्ट वेलकम मैम, भाई मोस्ट वेलकम। सर की वजह से मैं हूँ यहाँ पे, बस देख लो आप। अरे नहीं थैंक नहीं, यू क्या गो। ये तो जरा नवाजी है आपकी। सर बहुत बड़ा